यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या अन्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। मैं हूँ आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय और अब शुरू होती है एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। भाई मैंने आप लोगों से कहा था मुझे कुछ समय दो ताकि मैं लॉन्ग वीडियो डालूं, तो आप लोग समय दे नहीं रहे हो। तो भाई मैं लॉन्ग वीडियो कहां से डालूंगा? आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं तो आधे घंटे की सुनो। राम राम, मैं आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय। कहानी में अब तक आपने देखा कि विद्युतांत वह पिता लोक से अपनी शक्तियों को बढ़ाकर बाहर निकल आता है और अपने आचार्य से मिलने के बाद सारी समस्याओं को जानता है और सीधा अग्नि क्षेत्र की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वह अग्नि क्षेत्र की तरफ पहुंचता है तो वह देखता है कि अग्नि क्षेत्र के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। विद्युतांत वहां पर छुप जाता है और उस भीड़ के मंसूबे मालूम करने के लिए वहीं पर छुपा रहता है। फिर कुछ समय बाद विद्युतांत वह उन भीड़ के साथ ही साथ उनके पीछे चला जाता है और भीड़ के साथ जाने पर वह उसी सेना में मिलकर एक ब्रह्माधिपति रैंक का योद्धा बनकर उस सेना में साथ ही साथ चलने लगता है। चलते चलते वह शिविर में पहुंचता है और शिविर में पहुंचने के बाद वह महल की सिक्योरिटी को तोड़ता है और सीधा महल के अंदर पहुंच जाता है। महल के अंदर पहुंचने के बाद उसे एक सैनिक वहां पीछे से आवाज देकर रोकता है। तो अब आगे मैं आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय, तो कहानी को बढ़ाते हैं आगे। विद्युतांत इस समय महल के अंदर घुस चुका था। विद्युतांत वहां ऊपर की ओर जा ही रहा था, तभी विद्युतांत के पीछे से एक सैनिक की आवाज आती है। विद्युतांत पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि वहां पर एक सैनिक खड़ा हुआ है। वह सैनिक विद्युतांत की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, रुको। इतना कहने के बाद वह सैनिक धीरे धीरे विद्युतांत की तरफ आता है। विद्युतांत अपने सामने खड़े हुए सैनिक की तरफ देखता है, तभी विद्युतांत के शरीर के अंदर से उसकी जुड़वा भाई यानी ब्लैक ज्वाला वह विद्युतांत की तरफ देखती है और कहती है, मार दे इसे। विद्युतांत ब्लैक ज्वाला की तरफ देखता है और उसे डांटते हुए कहता है, मार दे इसे। क्या मार दे? चुपचाप अंदर नहीं बैठा जा रहा तो उसे मैं अपने हिसाब से हैंडल कर दूंगा। इतना कहते हुए वह उस व्यक्ति की तरफ देखने लगता है। तभी वह व्यक्ति विद्युतांत की तरफ देखता है और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कौन हो? तभी विद्युतांत वह उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए यही सवाल करता है कि तुम कौन हो? वह व्यक्ति विद्युतांत को ऊपर से नीचे तक देखता है और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अल्फा साम्राज्य का सैनिक हूँ। तुम? तभी विद्युतांत उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं अग्नि क्षेत्र का सैनिक हूँ। तभी वह सैनिक अपने सिर को आगे लाता है, विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें तो बाहर पहरा देने के लिए आदेश दिया गया है, तो तुम अंदर क्या कर रहे हो? विद्युतांत उस सैनिक की बात सुनता है और उस सैनिक की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लीडर का सख्त आदेश है कि राजकुमारी के पास कोई भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं राजकुमारी का पहरा दे रहा हूँ। वह व्यक्ति जैसे ही उसकी बात सुनता है वह सैनिक अपने सिर को आगे लाता है और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम राजकुमारी का पहरा दे रहे हो, तुम्हें मालूम है राजकुमारी किस कक्ष पर है? तभी विद्युतांत वह अपने सिर को नामे लाता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, पर मैं खोज लूंगा उन्हें। तभी वह सैनिक वह विद्युतांत की तरफ देखता है और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहता है, ऊपर से 11वीं मंजिल के तीसरे कक्ष में राजकुमारी का कक्ष है, जाओ जाकर वहीं पर पहरा दो। विद्युतांत उस सैनिक की इस बात को सुनता है और विद्युतांत के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आती है कि मानो उसे सर्दी में कोको कोला मिल गई हो। विद्युतांत वहां हंसता है और उस सैनिक को धन्यवाद कहते हुए ऊपर जाने लगता है। वह ऊपर जाने के बाद 11वीं मंजिल में पहुंचता है और वहीं पर देखने लगता है। वहां पर वह एक कक्ष को देखता है जो कि सबसे आखिरी में यानी तीसरे नंबर का कक्ष था। विद्युतांत फिर हंसता है और हंसते हुए कहता है, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। इतना कहने के बाद विद्युतांत वहां अपने पैर को जमीन पर मारता है और उस कक्ष के पास पहुंच जाता है। फिर इसके बाद विद्युतांत वहां एक लंबी और गहरी सांस लेता है और अपनी नाक बंद कर एक शांति से मन ही मन सोचता है और फिर उस कक्ष के अंदर चला जाता है।
उस कच्ची के अंदर जाने के बाद विद्युतांत देखता है कि एक लड़की बाहर खिड़की के सहारे से खड़ी हुई है। विद्युतांत उस लड़की की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। फिर विद्युतांत वहां अपने पैर को जमीन पर मारता है और सीधा जाकर उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है। विद्युतांत उस लड़की को पीछे से पकड़ता है और उससे चिपक जाता है। तभी वह लड़की जोर से चिल्लाने वाली होती है। तभी विद्युतांत उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और उसके कानों में अपने होठों को ले जाते हुए बड़े प्यार से कहता है, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? तुम्हारे लिए तुम इतना सब कुछ छोड़ कर आया और तुम। इतना कहने के बाद वह उस लड़की की तरफ देखता है। तभी वह लड़की वह विद्युतांत की इस बात को सुनती है और कुछ पहचानी हुई आवाज को सुनने के बाद शांत हो जाती है। फिर उसके बाद वह लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। वह लड़की पीछे मुड़ती है तो विद्युतांत उस लड़की की तरफ देखता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे तुम। तभी वह लड़की विद्युतांत की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए आवाज कहते हैं। तभी विद्युतांत वहां उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो अग्नि क्षेत्र की राजकुमारी ध्रुविका हो ना? तभी वह लड़की विद्युतांत की तरफ देखती है, उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ। तुम मेरे कक्ष में कैसे आए और तुमने क्या कहा? तुम मेरे लिए इतनी मुसीबत पार कर कर आए, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? इतना कहते हुए ध्रुविका की आंखों में चमक दिखने लगती है और उसके व्यवहार में एक गुरूर दिखने लगता है। तभी विद्युतांत वहां ध्रुविका की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, दुश्मन पाल पर गलत फहमी मत पाल, मैं तेरे लिए यहाँ पर आऊंगा, चल पागल। इतना कहने के बाद विद्युतांत वहां ध्रुविका की तरफ देखता है। तभी ध्रुविका वहां विद्युतांत की तरफ देखती है, विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहती है, मुझसे माफी मांगो। विद्युतांत ध्रुविका की इस बात को सुनता है और हंसते हुए कहता है, तुझे लगता है कि मैं तुझसे माफी मांगूंगा? तभी ध्रुविका विद्युतांत से कहती, माफी मांगते हो या नहीं? विद्युतांत ध्रुविका की इस बात को सुनता है और अपने सिर को ना मिलाते हुए कहता, नहीं। तभी ध्रुविका वहां जोर से चिल्लाने लगती है, अरे पकड़ो पकड़ो चोर। विद्युतांत जैसे ही ध्रुविका की इस हरकत को देखता है वह हड़बड़ा जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर इसकी आवाज बाहर पहुंची तो बाहर पहरे पर खड़े हुए सारे के सारे सैनिक जिन्हें वह चकमा देकर आया है वह सभी अंदर आ जाएंगे। विद्युतांत को उनसे तो ज्यादा कोई खतरा नहीं था, लेकिन असली खतरा तो उसे हड़प्पा साम्राज्य के बुजुर्गों और अग्नि क्षेत्र के बुजुर्गों से था। वह जानता था कि वह भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह अकेले ही 6 सर्वेश्वर योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह देखता है कि ध्रुविका चिल्ला रही है, चोर चोर चोर। तभी विद्युतांत वह ध्रुविका की तरफ देखता है और ध्रुविका की आंखों में आंख डालने के बाद ध्रुविका से कहता है, मुझे माफ करना। ध्रुविका जैसे ही विद्युतांत की इस बात को सुनती है वह एक चैन भरी सांस लेती है, क्योंकि उसे लगा था विद्युतांत ने उससे माफी मांग ली है। लेकिन विद्युतांत तुरंत उसे कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठों को जमा देता है। वह दोनों एक दूसरे की प्यार में इस तरह खो जाते हैं कि मानो कोई टूटता हुआ तारा वह किसी जमीन से या टकराया हो और कोई समा वह परवाने की तरफ खींच रही हो। इस समय विद्युतांत वह ध्रुविका के होठों पर होठ लगाए हुए चिपक कर उससे खड़ा था, यानी कि उसने ध्रुविका को चूम लिया था। विद्युतांत वह ध्रुविका को चूमते हुए रहता है। फिर कुछ समय बाद वह ध्रुविका को छोड़ता है और ध्रुविका की तरफ देखते हुए कहता है, देखो मुझे माफ करना, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम। इतना कहने के बाद वह ध्रुविका की तरफ देखता है। तभी ध्रुविका वह विद्युतांत की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये तुमने दूसरी बार किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहने के बाद वह विद्युतांत की तरफ बढ़ने लगती है। तभी विद्युतांत वह ध्रुविका को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है और तुरंत वहां से छलांग मारता है और खिड़की के पास जाकर ध्रुविका की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। इतना कहने के बाद वह उस दरवाजे को पार कर देता है और आसमान में ऊपर की ओर जाने लगता है। वह ऊपर जा ही रहा था तभी वह खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे यार, एक तो यहाँ निर्जा का कच्छ ही नहीं मालूम कहाँ पर है। इतना कहने के बाद वह उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ शक्तियां महसूस होती हैं। वह शक्तियों को वह पहचान लेता है और पहचानते हुए कहता है, अरे ये तो निर्जा के पिता और
अग्नि चित्र के लीडर उस कमीने रुद्रदेव की हैं। इतना कहने के बाद वह एक दिशा की तरफ देखता है। तभी वह उसे एक दिवसीय दिशा के अंदर से एक और जानी पहचानी शक्तियां महसूस होती हैं। तभी वह हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे ये तो निर्जा की शक्तियां हैं। इतना कहने के बाद वह तुरंत उसी दिशा में जाता है। तभी वह एक कक्ष के सामने पहुंचता है जो कि बहुत ज्यादा विशाल था और सफेद संगमरमर से बना हुआ था। तभी विद्युतांश वहीं पर कक्ष के बाहर खड़ा होता है और सामने की तरफ देखने लगता है। तभी नीरजा के पिता वहां नीरजा की तरफ देखते हैं और नीरजा की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखो मैंने तुमसे कह दिया तो कह दिया, तुम्हारी शादी अग्नि चित्र के लीडर रुद्रदेव से होगी तो रुद्रदेव से ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। नीरजा जैसे ही उनकी इस बात को सुनती है वह अपने पिता की ओर देखती है और उनकी तरफ देखते हुए कहती है, तो मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है और फिर कह रही हूँ, मेरी शादी मेरे विद्युतांश से होगी, उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। इतना कहने के बाद वह रुद्रदेव की तरफ देखती है। तभी रुद्रदेव जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है उसके चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर हंसी आ जाती है और वह धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए निर्जा के पास जाता है और निर्जा की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, राजकुमारी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका वह चूजा वह अपने साम्राज्य को छोड़कर कहीं छिप गया है। अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। और एक चीज और राजकुमारी, उस पर उन प्राचीन 10 दलों ने एक समूह बनाकर हमला करने की तैयारी भी कर ली है। अब वह अकेला तो कैसे भी और किसी भी तरह से उस पूरे के पूरे समूह को रोक नहीं सकता। इतना कहने के बाद वह निर्जा की तरफ देखता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप मुझसे विवाह कर ले तो शायद मैं उन प्राचीन 10 दलों से दरखास्त करूं कि उस लड़के को बहुत कम दर्दनाक मौत दी जाए। इतना कहने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगता है। नीरजा जैसे ही उसकी इस बात को सुनती है वह रुद्रदेव की तरफ देखती है और उसे टोंट कसते हुए कहती है, अच्छा ये तू बोल रहा है, शायद आप भूल गए हैं अग्नि क्षेत्र के लीडर कि मेरे विद्युतांश ने अकेले ही आपके अग्नि क्षेत्र में घुसकर तबाही मचा दी थी और आप अब भी उसे हल्के में ले रहे हैं। इसे मैं आपकी खुशकिस्मती समझूं या बेवकूफ़ी, यहाँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। नीरजा की इस बात को सुनने के बाद रुद्रदेव वहाँ नीरजा की तरफ देखते हैं और नीरजा की तरफ देखते हुए दांत पीस कर कहते हैं, तो लड़की, तुम उसे मेरी खुशकिस्मती ना समझ कर उस लड़के की खुशकिस्मती समझो कि वह मेरे सामने नहीं आए, वरना उसे जान से मार दूंगा। इतना कहने के बाद वह नीरजा की तरफ देखता है और इसके शरीर के अंदर से एक बहुत ज्यादा भयावह सर्वेश्वर योद्धा की शक्तियां निकलती हैं जो कि किसी महारथी सर्वेश्वर से ऊपर जा चुकी थी, यानी कि वह जन्म का सर्वेश्वर बनने वाला था। तभी नीरजा वह उनकी भयावह शक्तियों को देखती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, ये तो एक चरम का सर्वेश्वर योद्धा बनने वाला है। चरम का सर्वेश्वर योद्धा वो योद्धा होता था जब कोई योद्धा सर्वेश्वर रैंक के चरम पर पहुंच जाता था तो वह एक विनाशक रैंक के करीब पहुंच जाता था और विनाशक रैंक के करीब पहुंचने के बाद ही वह लड़का एक अद्वित रैंक को हासिल कर सकता था जो कि प्लूटो की एक आखिरी रैंक थी। अभी भी रुद्रदेव वह सर्वेश्वर रैंक के चरम पर पहुंचने वाले थे और वह चरम से आधा कदम दूर थे। इसका मतलब साफ था कि वह चरम के किसी सर्वेश्वर योद्धा को उलझाए तो रख ही सकते हैं। नीरजा उसकी इस भयावह शक्ति को देखकर डर जाती है क्योंकि वह जानती थी और उसने सुना था कि विद्युतांश जो है वह महारथी सर्वेश्वर योद्धा है और अब इस समय महारथी सर्वेश्वर योद्धा और चरम से एक कदम दूर सर्वेश्वर योद्धा के बीच में बहुत बड़ा फासला होता है। तभी नीरजा के चेहरे पर टेंशन को देखने के बाद वहां पर खड़ा हुआ वह व्यक्ति जिसका नाम रुद्रदेव था वह जोर जोर से हंसता है और नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, तो राजकुमारी अब आपका क्या कहना है। नीरजा जैसे ही रुद्रदेव की इस बात को सुनती है वह रुद्रदेव की तरफ देखती है और लंबी और एक गहरी सांस लेने के बाद कहती है, मेरा अब भी वही फैसला है, या तो मेरी आरती यहाँ से सूर्यवंशी साम्राज्य के लिए उठेगी या फिर मेरी डोली यहाँ से सूर्यवंशी साम्राज्य के लिए ही उठेगी।
यहाँ पर जो फैसला होगा वह मेरा विद्युतांश ही करेगा। इतना कहने के बाद वह अपने पिता की तरफ देखती है और अपने पिता की तरफ देखते हुए कहती है, तो पिताजी आप अब इसे ले जा सकते हैं। उसका पिता जैसे ही नित्या की इस बात को सुनता है, वह अपने सामने खड़े हुए अग्नि क्षेत्र के लीडर रुद्रदेव की तरफ देखता है। इस समय उसके पिता की आंखों में थोड़ी शर्म दिखाई दे रही थी और थोड़ी हिचकिचाहट भी, क्योंकि वह खुद किसी चरम के सर्वेश्वर योद्धा को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि एक सर्वेश्वर योद्धा पूरे के पूरे दल को तबाह करने की ताकत रखता है। उसके पिता की आंखों में हिचकिचाहट को देखने के बाद वह रुद्रदेव वह नीरजा की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। तो लड़की, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी इन बातों से इधर उधर हो जाऊंगा? नहीं, मेरा विवाह होगा तो तुमसे, अब यही फाइनल है। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। वह आगे बढ़ते हुए चला जाता है और वह बढ़ते बढ़ते उस कक्ष से बाहर निकल जाता है। उसके वहां के जाने के बाद वहीं पर उसके पिता वह नीरजा की तरफ देखते हैं और नीरजा की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा तुम समझो, भले ही सूर्यवंशी साम्राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं यहाँ नहीं कह रहा कि सूर्यवंशी साम्राज्य ताकतवर नहीं है, लेकिन सूर्यवंशी साम्राज्य के ऊपर इस समय प्राचीन 10 दल हमला करने वाले हैं। इस समय ना जाने उन दलों में कितने सर्वेश्वर योद्धा होंगे। तभी नीरजा वह अपने पिता की तरफ देखती है और पिता की तरफ देखते हुए कहती है, पहले भी 17 सर्वेश्वरों ने सूर्यवंशी साम्राज्य पर हमला किया था। तभी उसके पिता वहां नीरजा की तरफ देखते हैं और नीरजा की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ यह बात सत्य है, लेकिन पहले नित्य देव, युगराज देव, योगी देव और स्वयं आदिशि देव तक को आना पड़ा था। अगर वह बार बार उस लड़के की मदद करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वह भी जानते थे कि अगर सूर्यवंशी साम्राज्य एक बार विद्युतांश के हाथों से गया तो वह उसे कभी भी दोबारा से पा नहीं पाएगा। नीरजा वह अपने पिता की इस बात को सुनती है और एक हंसती हुई मुस्कुराहट के साथ कहती है, तो पिताजी मेरा फैसला यह अंतिम फैसला है, आप यहाँ से जा सकते हो। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ खिड़की की तरफ देखने लगती है। उसके पिताजी नीरजा की तरफ देखते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, तभी नीरजा उन्हें टोकते हुए कहती है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी उसके पिता वहां नीरजा के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, तो ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे वह तुम करो, लेकिन तुम्हारी शादी तो रुद्रदेव से ही होगी, यह मेरा वादा है। इतना कहने के बाद वह वहां से चले जाते हैं। तभी नीरजा वह सामने की तरफ देखती है और अपने होठों को धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहती है, भैया मेरा भी यह वादा है, या तो अल्पा साम्राज्य से मेरी आरती उठेगी या फिर सूर्यवंशी साम्राज्य के लिए मेरी डोली। इतना कहते हुए वह सामने की तरफ देखती है। तभी वह कुछ महसूस करती है कि कोई उसके पीछे आ गया है। तभी नीरजा तुरंत अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करती है और सीधा पीछे की तरफ मार देती है। ऐसे ही नीरजा की वह शक्तियों का हमला पीछे जाकर टकराता है तो वहां पर वह शक्तियां एक लड़के से जाकर टकराती हैं। वह लड़का बस अपने हाथों को आगे करता है और उसके हाथों को आगे करते ही वहां पर महाअस्त्र दिखने लगता है। महाअस्त्र सामने आकर उन शक्तियों को रोक देता है और उन्हें अपने भीतर समा लेता है। तभी वह विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है। नीरजा जैसे ही उस लड़के के चेहरे को देखती है वह हड़बड़ा जाती है और खुश होते हुए कहती है, विद्युतांश तुम इतना कहते हुए वह सामने की तरफ देखती है और फिर अपनी आंखों को मीटते हुए कहती है, कहीं मुझे वहम तो नहीं हो गया। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश की तरफ देखती है। तभी विद्युतांश वह धीरे धीरे नीरजा के पास आता है और नीरजा को उसकी पतली कमर से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और खींचने के बाद वह नीरजा को गले से लगा लेता है और उसके कानों में अपने होठों को ले जाकर फुसफुसाते हुए कहता है, अब तुम्हें क्या लगता है? तभी नीरजा वह विद्युतांश की जानी पहचानी खुशबू को महसूस करती है और उसकी शक्तियों को महसूस कर पाती है। वह विद्युतांश को गले लगाए रखती है और कुछ समय तक गले लगाए रखने के बाद नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए वह उससे हंसकर बात करती है। फिर कुछ सोचते हुए वह विद्युतांश से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पिता या उस रुद्रदेव के हाथों लगे तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। तुम जाओ यहाँ से।
नीरजा यह बात उसे डरते हुए कह रही थी। तभी विद्युतांत वहां नीरजा की तरफ देखता है और नीरजा की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा? नीरजा जैसे ही विद्युतांत की इस बात को सुनती है, वह विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। विद्युतांत जैसे ही नीरजा की इस बात को सुनता है, वह नीरजा की तरफ देखता है और उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझसे दूर करने की हिम्मत तो तुम्हें स्वयं कोई अद्वैत योद्धा भी ना करे। मैं अद्वैत से भी खग जाऊं तो यहाँ तो एक सर्वेश्वर है। इतना कहने के बाद विद्युतांत वहां नीरजा के करीब आने लगता है। विद्युतांत को अपने करीब आता हुआ देखकर नीरजा का जो दिल है वह 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धड़कने लगता है और वहां पर धड़ाम 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 की आवाज आने लगती है। तभी नीरजा वह विद्युतांत की तरफ देखती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब सही नहीं है। इतना कहते हुए वह शर्माने लगती है और विद्युतांत को रोकने लगती है। तभी विद्युतांत वह नीरजा की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अपनी पत्नी से इतने करीब आना क्या सही नहीं है? नीरजा उसकी इस बात को सुनती है और उसकी बात को सुनने के बाद कहती है, वो सब ठीक है, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जो कुछ वह शादी के बाद। इतना कहने के बाद वह विद्युतांत को धक्का मार देती है और वहां से भागकर आगे चली जाती है। विद्युतांत वहां उसके पीछे जाता है और नीरजा को पीछे से पकड़कर गले लगाता है और नीरजा के कंधे पर अपने सिर को रखकर अपने सामने चांद को देखने लगता है और वहां नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, तो कल आखिरी दिन है, कल के बाद तुम सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी होगी। नीरजा वहां विद्युतांत की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ वो जब तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले ही रुद्रदेव से कैसे? वह एक जन्म का सर्वेश्वर योद्धा बनने वाला है और तुम। इतना कहने के बाद वह विद्युतांत की तरफ देखती है। अभी विद्युतांत वह नीरजा की तरफ देखता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं तो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि जब चाहूँ अकेला ही अग्नि क्षेत्र और अल्पा साम्राज्य दोनों को तबाह कर दूँ। यह बात उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कही थी। तभी नीरजा वह उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुमने कुछ कहा? तभी विद्युतांत वह नीरजा की तरफ देखता है और नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ यही कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो आज इन हरे कपड़ों। नीरजा जैसे ही उसकी इस बात को सुनती है शर्माने लगती है और विद्युतांत की तरफ देखती है। वह दोनों बहुत समय तक वहां पर बात करते हैं। तभी नीरजा वहां विद्युतांत के पैरों के ऊपर सिर रखते रखते ही सो जाती है। विद्युतांत वहां देखता है कि नीरजा इस समय सो गई है। फिर वह नीरजा को अपनी गोद में उठाता है और उसे उसके बिस्तर पर सुलाने के बाद उसके ऊपर चादर लगाता है और वहां से उसके कक्ष से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ता है। फिर वहां नीरजा के पास आता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर चूमता है और वहां पर उसके सामने देखते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें पाने के लिए मैं एक अद्वैत से खग सकता हूँ, तो यह तो चीज़ क्या है। इतना कहने के बाद वहाँ से भज कर जाने लगता है और वहाँ लौटते हुए सामने की तरफ बढ़ता है। वह इस समय निकलकर शिविर की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी वह सामने की तरफ बढ़ता है, तभी उसे वह आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका सिर इस समय पीछे होता है। वह पीछे कुछ देख रहा था, तभी वह किसी धड़ाम की आवाज के साथ किसी से टकराता है। तभी विद्युतांत वह अपने पैरों पर खड़ा होता है और सिर झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखता है तो वह देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ध्रुविका खड़ी है। तभी ध्रुविका वह विद्युतांत की तरफ देखती है और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहती है, तुम यहाँ पर कैसे, और तुम भाभी के कमरे से कैसे आ रहे हो? जैसे ही ध्रुविका की बात विद्युतांत सुनता है, वह ध्रुविका की तरफ देखता है और ध्रुविका की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कौन होती हो मुझसे यह सवाल पूछने वाली, और तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में घुसो? ओह, ना तो हम अच्छे दोस्त हैं और ना कुछ और ना तुम मेरी कोई पत्नी वत्नी हो जो मेरे ऊपर नजर रख रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। इसलिए मेरे पर नजर रखना बंद करो और अपने काम से काम रखो। इतना कहने के बाद विद्युतांत वह ध्रुविका की तरफ देखता है और
उसको कंधे से मारता है और वहां से सामने की तरफ बढ़ जाता है। तभी द्रविका वहां अपने सामने की कच्छ की तरफ देखती है जो कि निर्जा का था। तभी वह निर्जा के कच्छ की तरफ देखते हुए कहती है, यह सिर्फ मेरा है और मेरे और इसके बीच में तुम नहीं आ सकती, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहने के बाद वह निर्जा के कच्छ की तरफ देखती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें क्यों ना रास्ते से हटाना पड़े। इतना कहने के बाद वह हंसती है और वहां से चली जाती है। वहीं विद्युतांश वहां महल की सिक्योरिटी से बचता हुआ सीधा जाकर अपने शिविर में पहुंचता है और शिविर में पहुंचने के बाद वह वहां पर बैठ जाता है। फिर वह ऊपर आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, कल की रात आखिरी रात है, उसके बाद जो होगा सो होगा, देखते हैं कल दिन में क्या होता है। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखता है और वहीं पर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और लेटने के बाद वो वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक अच्छी नींद लेने लगता है। भाई कहानी को बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं आपका भाई दिव्यांश उपाध्याय। भाई बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई यह जो वीडियो है आधे आधे घंटे की आ रही है, इनमें वह मजा नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था। अब यह सूर्यवंशी साम्राज्य में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। उससे पहले अल्फा साम्राज्य में विद्युतांश और अग्नि चित्र के लीडर रुद्रदेव के साथ युद्ध होगा, वह भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। उसके बाद सीधा युद्ध विद्युतांश और उन 10 प्राचीन दलों के साथ बहुत खतरनाक युद्ध होगा। उसके बाद विद्युतांत का युद्ध वह नित्य देव और आदिशि देव से होगा। इसलिए भाई यह वीडियो बहुत ज्यादा रोमांचक होंगी इसके आगे की। तो भाई इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं लॉन्ग वीडियो बना सकूं जिससे आपको सुनने में मजा आए। इसलिए भाई मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको यह पसंद हो, तो भाई मैं कुछ समय मांगूंगा ताकि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं जिससे आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एक लॉन्ग वीडियो का अच्छी तरीके से मजा ले सकें। तो भाई कहानी को बिना बकवास के फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपका छोटा भाई दिव्यांश उपाध्याय। विद्युतांश इस समय अपनी आंखों को मीच कर सो रहा होता है। फिर देखते ही देखते समय बीतता है और सुबह का मौसम आ जाता है। सुबह होते ही विद्युतांश वह अपनी आंखों को खोलता है और आंखों को खोलने के बाद वह शिविर के सैनिकों के साथ इकट्ठा होता है। फिर अपना मुंह फूंद होकर उन सैनिकों के साथ एक कतार में खड़ा हो जाता है। तभी वहां सभी सैनिकों का कमांडर वहां उनके सामने आता है और उन सैनिकों की तरफ देखते हुए कहता है, आज हमारे लीडर रुद्रदेव और अल्फा साम्राज्य की राजकुमारी निर्जा का स्वयंवर है, इसलिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आना नहीं चाहिए और बिना अनुमति के तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए सभी लोग अपनी आंखों को खोलकर चारों तरफ नजर रखना। इतना कहने के बाद वह कमांडर आगे बढ़ने लगता है और पूरी सैनिक उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड जिसके चारों तरफ बहुत अच्छा और भव्य मौसम है, वहाँ पर जहाँ पर चारों तरफ गर्मी का मौसम था, वहीं पर उस ग्राउंड के आसपास बहुत ज़्यादा शांति छाई हुई थी। और उस ग्राउंड में एक जगह वहाँ पर इतनी भव्य अग्नि प्रज्वलित हो रही थी कि मानो कि कोई देवता बैठा हुआ हो। वह अग्नि थी रुद्रदेव की जो उसके शरीर के अंदर से निकल रही थी। एक तरफ रुद्रदेव और वहां पर मेन कुर्सी जो कि बहुत ज्यादा भव्य थी उस पर बैठे हुए थे अल्फा साम्राज्य की लीडर और निर्जा के पिता। वहां पर वह रुद्रदेव की तरफ देखते हैं और रुद्रदेव की तरफ देखते हुए हंसते हैं। रुद्रदेव भी इनकी मुस्कुराहट को देखते हैं और वह भी हंसने लगते हैं। तभी अल्फा साम्राज्य की लीडर वह अपने सामने की तरफ देखते हैं और अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहते हैं, मैं यह घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर कुछ समय के लिए मनोरंजन होगा और फिर उसके बाद निर्जा और रुद्रदेव की सगाई होगी और जिसे भी इस सगाई से कोई दिक्कत होगी वह निर्जा के लिए रुद्रदेव को चुनौती दे सकता है और वह रुद्रदेव को हरा देगा तो वह निर्जा का पति होने के लायक हो जाएगा। जैसा कि अल्फा साम्राज्य की नीतियों में यहाँ हुआ है वैसे ही सब कुछ होगा। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखने लगता है।
सामने की तरफ बहुत ज्यादा प्रतियोगिताएं होने लगती हैं और वहां पर उन सभी प्रतियोगिताओं में एक ब्रह्माधिपति रैंक के 7वें सितारे का योद्धा जिसका नाम वैभव था, वह उन सभी प्रतियोगिताओं को जीतता जाता है और वहां पर प्रतियोगिता चलती रहती हैं। फिर उसके बाद वह लीडर अपनी जगह पर खड़ा होता है और खड़े होते हुए वह उस वैभव की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, यहाँ रहा तुम्हारा पुरस्कार। इतना कहने के बाद वह वैभव के लिए पुरस्कार फेंक देता है। वैभव उन पुरस्कारों को लेता है। वैभव वह अग्नि क्षेत्र का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। कहा जाता था वह भले ही ब्रह्माधिपति रैंक के 7वें सितारे का योद्धा हो, लेकिन वह 9वें सितारे के योद्धा तक से टक्कर लेने की हिम्मत रखता था। वह भले ही उन्हें हरा ना पाए, लेकिन वह कम से कम उनसे टक्कर तो ले सकता था। तभी वह लीडर वह सबकी तरफ देखता है और सबकी तरफ देखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने कहा था प्रतियोगिता के बाद मेरी बेटी नीरजा। इतना कहने के बाद वह अपने बगल में इशारा करता है। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही लड़की वह अपनी जगह पर बैठी होती है और उसके चेहरे से एक ऐसा नूर चपक रहा था जो कि वहां पर एक सर्दी जैसा मौसम लग रहा था। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। फिर वह दूसरी तरफ इशारा करता है और दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, दूसरी तरफ हमारे अग्नि क्षेत्र के लीडर रुद्रदेव, मैं इन दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ और मैं इन दोनों के विवाह के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद वह नीरजा की तरफ इशारा करता है और उसके पीछे खड़ी हुई सभी सेविकाओं से इशारा करता है। वह सभी सैनिका वह इशारे को समझती हैं और वह नीरजा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगती हैं और वह नीरजा को आगे लेकर बढ़ती हैं। वहीं पर रुद्रदेव वह गुरूर में नीरजा की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इस समय नीरजा के हाथों में माला थी और रुद्रदेव के हाथों में भी एक माला थी। नीरजा ने उस माला को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जबकि रुद्रदेव ने उस माला को अपने एक हाथ से पकड़कर गुरूर में किसी खुले हुई सांड की तरह चलता हुआ आ रहा था। उसकी नजरें नीरजा के जिस्म को घूर रही थी। फिर वह धीरे धीरे नीरजा की तरफ बढ़ता है। तभी वह लीडर नीरजा की तरफ देखता है और नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, तो जैसा कि मैंने कहा था रुद्रदेव और नीरजा का सगाई का समारोह शुरू किया जाए। वह इतना कहता है तभी उसके बगल से एक आवाज आती है, रुकिए भैया। यह आवाज नीरजा के चाचा की थी। तभी वह लीडर नीरजा के चाचा की तरफ देखता है। रुद्रदेव भी उधर देखता है। तभी नीरजा का चाचा वहां धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, भैया अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। नीरजा का चाचा जैसे ही यह बात कहता है, नीरजा के पिता और अल्पा साम्राज्य के लीडर वहां उसकी तरफ देखते हैं और अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ जो कहना है वो कहो। तभी वह व्यक्ति वहां नीरजा की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, जैसा कि हमने कहा था कि जो भी नीरजा को पसंद करता है वह नीरजा के लिए रुद्रदेव को चुनौती दे सकता है। तो कोई है जो रुद्रदेव को चुनौती देना चाहता हो? उसकी इस बात को सुनने के बाद वहां पर भीड़ में एक सन्नाटा छा जाता है। तभी रुद्रदेव वहां उसकी बात को सुनता है और वह जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगता है और वह हंसते हुए कहता है, आपको लगता है कि कोई मुझे यानी रुद्रदेव को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखता है और एक गुरूर भरी आवाज में कहता है, हाँ कोई है, किसी की माँ ने दूध पिलाया है जो मुझे चुनौती दे। इतना कहने के बाद वह फिर से हंसने लगता है। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आती है, मैं आपको चुनौती देता हूँ राजकुमारी नीरजा से विवाह के लिए। इतना कहते हुए वहां पर एक हाथ उठता है और एक सैनिक वहां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। सभी लोगों की नजर उस सैनिक के ऊपर जाती है और रुद्रदेव भी उस सैनिक की तरफ देखता है। फिर यहीं से अलग सीन चेंज होता है। यह सीन एक अंधेरी गुफा के अंदर का होता है जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहीं पर सिंहासन पर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसके सिर के ऊपर काली रंग की एक पत्थर जगमगा रहा था और उसके चारों तरफ काली शक्तियां बह रही थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि निसर्या थी। तभी निसर्या वह सामने की तरफ खड़े कुछ बुजुर्गों की तरफ देखती है और उन बुजुर्गों की तरफ देखते हुए कहती है, तो तैयारी कैसी चल रही है?
वह बुजुर्ग जैसे ही निसुरिया की इस बात को सुनते हैं, वह सभी उनके सामने झुकते हुए कहते हैं, लीडर कली, आपने जैसा कहा था वैसी ही तैयारी चल रही है। हम कुछ ही समय में सूर्यवंशी साम्राज्य के ऊपर हमला कर देंगे और हमने बहुत सारे सर्वेश्वर योद्धाओं को अपने साथ मिला लिया है। अब किसी भी तरह सूर्यवंशी साम्राज्य का बचना तो असंभव है। अब सूर्यवंशी साम्राज्य और उसका लीडर वह आपके कदमों में झुका होगा। तभी निसुरिया वह अपने पैर को जमीन पर रखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, उसने मेरे दल को तबाह किया और मेरे पिता को मारा। इसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहने के बाद उसके शरीर से बहुत ज्यादा भयावह शक्तियां निकलने लगती हैं। तो क्या होगा कहानी के अगले इस भाग में, जाने मेरे साथ में आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय। भाई कहानी को खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ भाई, जो मैं ये स्टोरी को है जो शॉर्ट डाल रहा हूँ भाई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल रहा है। भाई मैं बस इतना चाहूंगा कि आप लोग अगर इस स्टोरी को पसंद करते हैं तो भाई आप लोग प्लीज मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दिया करें भाई, इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भाई फिर मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इस कहानी को थोड़ा लॉन्ग कर सकूं, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट होगी और बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी आत्मा तक को लाने की ताकत रखता है। लेकिन उसके लिए लॉन्ग कहानी में भी मजा आएगा और लॉन्ग कहानी में एक दिन में नहीं बना सकता। तो भाई आप अपने छोटे भाई का सपोर्ट करें और बस इतना ही कहना था। राम राम मेरे सभी भाइयों को। भाई मैं आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय और आप बने रहें मेरी इस कहानी जिसका नाम एक अद्भुत है मेरे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड पर। राम राम सभी भाइयों का।